हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे जी, श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सभी को हमेशा आनंद में रखें और इसी तरह के आनंद के साथ क्लासों का भी आनंद लेते रहें। और ये सारी क्लासें आपके जीवन में सफलता का एक मील का पत्थर साबित हो। इन शुभकामनाओं के साथ क्लास प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने बात करी थी रोपड़ की। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं धोलावीरा की। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की हम लोग चर्चा कर रहे थे और यहीं से हम पढ़ने वाले हैं धोलावीरा। ये लो साहब। तो अपने तो वही वाली ट्रिक, वही वाली बोले तो कौन सी? वही वाली। किसी ना किसी शब्द को पकड़ के चलेंगे और उसे पूरा का पूरा निचोड़ निकाल लेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमें शब्द याद रखना है ना, वो शब्द कौन सा याद रखोगे आप? धोला। क्या शब्द याद रखोगे? धोला। इस धोला शब्द को लेकर के चलेंगे और इस धोला शब्द के साथ ही साथ सारी चीजें देखो तुरंत प्रभाव से याद हो जाने वाली है। पहली चीज तो एक चीज याद रखना कि धोलावीरा, आप सबको पता है कि धोलावीरा कहां पर है? गुजरात। ठीक है, धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में है। और गुजरात में है, आप लोगों को एक चीज और याद रहनी चाहिए कि 26 जनवरी 2002, 2001 या दो है ना, 2002 तक धोलावीरा जो था ये एक सामान्य गांव के रूप में था। लेकिन 26 जनवरी 2002 में जब भयंकर भूकंप आया था, त्रासदी इतनी भयानक हुई इस दौरान, और उस भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वो आपका गुजरात था। और गुजरात में भी कौन सा क्षेत्र? धोलावीरा। तो 2002 तक गुजरात का ये धोलावीरा एक सामान्य गांव के रूप में था। लेकिन इस भूकंप ने इस धोलावीरा को पूर्णतः उजाड़ दिया। ठीक है ना, इतना भयानक भूकंप आया कि धोलावीरा के प्रत्येक घर में लोग कह रहे थे बचाओ 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 बचाओ, है ना। तो बचाओ बचाओ से याद रखना, बचाओ बचाओ। क्या याद रखोगे? बचाओ बचाओ। तो गुजरात में है, और गुजरात में भी कहाँ है? बचाऊ तालुक। कौन सी? बचाऊ तालुक तहसील में। ठीक है, गुजरात में बचाऊ तालुक तहसील में स्थित है धोलावीरा। 2002 तक सामान्य गांव था, सामान्य गांव था। लेकिन 2002 में जो भूकंप आया, भूकंप में विनाश हो गया। तो ये प्रश्न भी बनता है आपका कि कौन सा क्षेत्र जो था वो 2002 तक तो एक सामान्य गांव के रूप में था, लेकिन 2002 की भूकंप त्रासदी में पूर्णतः उसका जो है विनाश हो गया या पूर्णतः समाप्त हो गया। तो कौन सा है? धोलावीरा है। कौन सा है? धोलावीरा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, शब्द आपको याद रखना है। इसमें शब्द क्या याद रखोगे? धोला। शब्द याद क्या रखोगे? और धोला। और धोला का मतलब हम क्या मानते हैं? सफेद। धोला का मतलब हम क्या मानते हैं? सफेद मानते हैं, है ना। और जो चीज बिल्कुल सफेद सफेद दिखे, धोली धोली दिखे, उस चीज को हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग इस हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो चीज बहुत सुंदर होती है। फिर जो सफेद हो वो क्या है? सुंदर लगती है। ये सुन लो। तो इसलिए याद रखना, धोला का मतलब क्या होता है? सफेद, है ना। और सफेद का मतलब हम हमारी मानसिकता ऐसी होती है, जो चीज सफेद दिखती है वो क्या है? सुंदर है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा था? तो धोलावीरा था सबसे सुंदर नगर। संपूर्ण सैंधव सभ्यता का, संपूर्ण सैंधव सभ्यता का
सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर, सबसे सुंदर नगर माना जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। धोला का मतलब क्या है? सफेद है। अब सबसे सुंदर कोई चीज होगी, सबसे कोई सुंदर चीज होगी तो उसके ऊपर, सुंदर चीज पे तो देखो कोई भी चीज बढ़िया चीज होती है वो हम सबसे पहले भगवान को चढ़ाते ना। किसको चढ़ाते? भगवान को चढ़ाते। तो भगवान बोले तो कौन? वही वाले बोले तो कौन से? सुर देवता, है ना। सुर देवता पढ़ा था ना, याद आया? जगपति जोशी। तो पहले तो भगवान को चढ़ाते हैं, फिर गुरुजी को चढ़ाते हैं। गुरुजी का मतलब क्या? अब आप लोगों को जैसे मैंने शब्द याद दिमाग लिया ना, सब प्रयोग लिया मैंने कौन सा? गुरुजी, तब जैसे ही तुरंत प्रभाव से आपके दिमाग में हो गया होगा कि गुरुजी या गुरुदेव का मतलब सर ने बताया था रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका मतलब धोलावीरा से दो लोगों का संबंध है, एक तो किसका? जगपति जोशी का, दूसरा रविंद्र सिंह बिष्ट का। कैसे? ऐसे। तो ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें धोलावीरा की खोज की, धोलावीरा की खोज, तो खोज की गई थी देखो सुरकोटड़ा के लगभग 3 से 4 साल बाद में, लगभग 3 से 4 साल बाद। सुरकोटड़ा की खोज 1964 में, और उसमें यदि 3 से 4 साल और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1967-68। तो सुरकोटड़ा की खोज पहली बार तो 1967-68 1967-68 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज मैंने कहा कि खोज के बाद में हम किसकी बात कर लेते हैं? उत्खनन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? उत्खनन की। तो उत्खनन में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि उत्खनन जो किया जा रहा है ना, वो उत्खनन थोड़ा इसका लेट हुआ है। कब हुआ है? 1991 1991 ईस्वी के आसपास इसका उत्खनन किया था। ठीक है, यहां धोलावीरा से। और किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। RS बिष्ट के द्वारा उत्खनन किसके द्वारा किया जा रहा है? RS बिष्ट के द्वारा उत्खनन किया जा रहा है। देखिएगा, शब्द याद क्या रखेंगे? धोला। धोला का मतलब क्या? सफेद। सफेद का मतलब हम सबसे सुंदर मानते हैं। तो संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर था कौन सा? धोलावीरा। अब सुंदर है तो सबसे पहला हक तो होगा भगवान का, और फिर बाद में होगा गुरु जी का। तो भगवान का मतलब हमने जगपति जोशी पढ़ लिया, और गुरुदेव का मतलब हमने RS बिष्ट पढ़ लिया। जगपति जोशी ने इसकी क्या की है? खोज 1967-68 में, और उत्खनन इसका 1991 ईस्वी में किसके द्वारा? RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? RS बिष्ट के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है। अब देखो, सफेद है, सुंदर है, और सुंदर है तो मन को हरने वाली है, मन को हरने वाली है। यस और नो? हम मानते हैं ना भाई सफेद सुंदर तो मन को अच्छी लगती है, मन को। ताजमहल कितना सफेद है, बिल्कुल सफेद संगमर से बना हुआ है, मन को हरता है, सुंदर लगता है कि नहीं लगता है? यस और नो? तो मनहर क्या चीज? मनहर। तो मनहर क्या? नदी। नदी की हम बात करें तो मनहर, और यदि मन को हरेगी तो हमारा सर मान से ऊपर उठेगा। मन हर वे मानसर। ठीक है ना? नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर स्थित है। आगे बात समझे क्या है? कौन सी नदी है? मनहर और मानसर नदियों के संगम पर स्थित है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना? धोलावीरा सबसे महत्वपूर्ण नगर माना जाता है, सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। खोज 67-68 जगपति जोशी, उत्खनन 1991 में RS बिष्ट के द्वारा। नदी मनहर व मानसर। ये नदियां नहीं होकर के वस्तुतः जो है ना, ये छोटे छोटे तालाब या नाले टाइप में हम इनको मान सकते हैं, लेकिन अब पुस्तकों में ज़्यादातर में लिखा हुआ है कि नदियां हैं। क्या है? नदियां हैं। आगे चलते हैं।
अब देखिएगा, धोला मतलब सफेद, धोला धोला दिखाए, इसका मतलब हम बोलते हैं ना मारवाड़ी में क्या बोलते हैं कि यार गोरा गोरा दिखे है। धोला का मतलब हम क्या मान लेते हैं, गोरा, है ना। और गोरा हम किसको बोलते हैं, गोरे लोग कौन थे, अंग्रेज। गोरे लोग कौन थे, अंग्रेज। अंग्रेज क्या खेला करते थे, बताओ, सोचो सोचो, अंग्रेज कौन सा खेल खेलते थे, क्या सोच रहे हो, क्रिकेट। अरे वाह, शाबाश, कमाल के लोग हो, क्रिकेट बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है ना। क्या खेलते हैं, क्रिकेट। और क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, जल्दी से बताओ, स्टेडियम में। आहा हा, अद्भुत लोग हो, है ना। आज नई बात पता चली कि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, स्टेडियम में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, धोलावीरा से। तो गोरा, है ना, गोरा को हम क्या बोलते हैं, बस आपको लोगों के लिए ट्रिक बनाई है मैंने तो, है ना, ताकि दिमाग में रहे। अंग्रेज, और अंग्रेज कौन सा खेल खेलते हैं, क्रिकेट। क्या खेलते हैं, क्रिकेट। और क्रिकेट बोले तो कहाँ पर खेलेंगे, स्टेडियम में। कहाँ खेलेंगे, स्टेडियम। ये आपकी ऐसी ट्रिक है, जोड़ करके इसको, इसके माध्यम से आप लोग क्या याद रखते हैं, ये कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसलिए कि स्टेडियम के साक्ष्य, क्या चीज है, स्टेडियम के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, धोलावीरा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, धोलावीरा से। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े, पहली बात तो सबसे बड़ा, सबसे बड़े व प्राचीनतम, प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें, धोलावीरा से। अब देखो स्टेडियम है तो कुछ थोड़ा सा अपन प्रयास करते हैं कि स्टेडियम बनाया जाए। ये लो साहब, ये आपका क्या हो गया, स्टेडियम हो गया। क्या हो गया, स्टेडियम हो गया, ठीक है। अब स्टेडियम है तो यहाँ पर क्या खेला जाएगा, क्रिकेट खेला जाएगा। क्या खेला जाएगा, क्रिकेट खेला जाएगा। और क्रिकेट खेलने के लिए ये 3 डंडे इधर लगा दिए हमने और 3 डंडे इधर लगा दिए, ठीक है, गिलियाँ। अब सामने कोई बैट्समैन भी खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये लो साहब, ये आपका क्या आ गया, बैट्समैन आ गया, ठीक है। हाथ में बैट वेट लेकर के आएगा, बिना बैट के बैट्समैन क्या काम का, ठीक है ना। ये लो साहब, अब इधर से गेंदबाज भी आ जाएगा। अब गेंदबाज आएगा तो हाथ में क्या लेके आएगा, गेंद लेके आएगा। बिना गेंद का गेंदबाज कोई काम का क्या। ये लो साहब, हाथ में गेंद। यहाँ पे अपन एक एम्पायर भी खड़ा कर देते हैं, टोपी वाला। क्या कर देते हैं, एम्पायर। ये लो साहब, अब ये यहाँ से देखो, यहाँ से आया, ये गेंद फेंकी, और जैसे गेंद फेंकी क्या होगा बताओ, चौका, छक्का, क्या, अरे भाई छक्का लगा। क्या लगा, ये लो साहब, गेंद बार। फिर दूसरी गेंद फेंकी, फिर इधर चौका मार दिया इसने। फिर तीसरी गेंद फेंकी, अब बताओ क्या, इधर 2 रन। फिर चौथी गेंद फेंकी, क्या होगा बताओ, आउट हो गया। क्या हो गया, आउट हो गया, नया बैट्समैन आ गया। तो लगातार इस तरीके से चीजें चलती रहती है, यस और नो। अच्छा एक बात तो अपन भूल ही गए, क्रिकेट खिला दी लेकिन हमने इसमें दोब तो लगाई नहीं। क्या नहीं लगाई, अब ये थोड़ी सी दो बॉब भी लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, ग्रीनरी, है ना, ताकि कोई फील्डिंग विल्डिंग करे तो गिरे विरे नहीं। अब दोब लगाने के लिए भी कुछ चीजें हमने क्या क्या व्यवस्थाएं करी थी, अभी उसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अब पहले समझो यहाँ कि इस प्रकार से खूब सारे स्कोर बन गया, खूब सारे रन बन गए। इतनी चीजें हमें एक साथ ऐसे याद तो रह नहीं सकती, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर स्कोर बोर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्कोर बोर्ड। मतलब क्या देगा हमें यहाँ पर कि भाई ये बैट्समैन है, इस बैट्समैन ने इतने रन बनाए, इतना स्कोर, टोटल स्कोर कितना हुआ, हमें सूचना देता रहेगा। ये क्या देता रहेगा, सूचना। इसीलिए इस चीज को क्या कहा हमने, सूचना पट। क्या कहा, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सूचना पट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो सूचना पट के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, धोलावीरा से। कहां से मिलते हैं, धोलावीरा से। कैसा था, क्या था, अभी आगे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना।
स्टेडियम के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? स्टेडियम के साक्ष्य, इसके स्टेडियम के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से। क्रिकेट खेल लिया, अब जब हमने इसमें दोब लगाई थी तो दोब लगाने के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत पड़ती है? पानी की। तो उस समय देखो भाई नल वल तो कुछ था नहीं, है ना, बड़ी बड़ी बांध होती थी, है ना, और इस बांध से क्या लेकर आते थे? नल, सॉरी पानी लेकर के आते थे। क्या लेकर के आते थे? पानी, ठीक है ना, ताकि दो बो उग जाए, बढ़िया क्रिकेट स्टेडियम हो, ठीक है ना। अब यहां से दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि नहर या बांध के साक्ष्य, नहर या बांध के साक्ष्य, नहर या बांध के साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। सूचना पट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। अब नहर और बांध से एक बार तो पानी लेके आ गए, और फिर उसके बाद में यहां पर इस प्रकार से बड़े बड़े जल संग्रहण, है ना, जल संग्रहण करने के लिए भी यहाँ पर, भाई स्टेडियम में लोग आएंगे तो पानी वानी भी तो पिएंगे ना, है ना, तो ये यहाँ पर सीढ़ियां, जल संग्रहण, है ना, जल संग्रहण, है ना, यहां पर क्या करते थे? जल संग्रहण। तो जल संग्रहण करने के लिए भी साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। कहां से? धोलावीरा से। अब यहां पर देखो स्टेडियम के पास में ये वाला जो भाग है ना, पूरा का पूरा, है ना, यहां पर इस प्रकार से दर्शकों के बैठने के लिए भी व्यवस्था होती थी, दर्शकों के बैठने के लिए भी क्या होती थी? व्यवस्था होती थी, ठीक है ना। तो दर्शक दीर्घा, क्या चीज है? दर्शक दीर्घा, है ना, दर्शक दीर्घा के साक्ष्य भी आप लोगों को कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से। दर्शक दीर्घा, ठीक है ना, जहां से लोग बैठ करके आराम से मैच के जो है क्या ले सकते थे? आनंद ले सकते थे यहाँ पर बैठ करके, ठीक है ना। और यहाँ पूरा का पूरा आपको स्कोर बोर्ड वगैरह चलता रहता था। तो ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। दर्शक दीर्घा के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से। विश्व के सबसे बड़े और सबसे प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से। नहर या बांध के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से। जल संग्रहण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से। सूचना पट के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से। आगे बात समझ में क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? धोलावीरा से मिलती है। कहाँ से मिलती है? धोलावीरा से। समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, कुछ फोटोज दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिएगा, ये धोलावीरा से प्राप्त जो जल संग्रहण है ना, ये धोलावीरा से प्राप्त जल संग्रहण, ये वाला जो भाग देखिए, हमने कहा ना कि इस तरीके से सीढ़ियां उतरती थी। ये देखिएगा इस प्रकार का बड़ा सा, ये पूरा का पूरा जल संग्रहण, इसमें जल भर के रखा जाता था, ठीक है ना। ये यहाँ से आने के लिए जगह होती थी, ठीक है। और यहाँ पर इसके आगे सामने जो है स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। ये आपका पूरा का पूरा धोलावीरा नगर है। कौन सा नगर है? धोलावीरा नगर। तो ये क्या चीज है? जल संग्रहण, जल संग्रहण साक्ष्य कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपसे ये पूछ लिया गया कि जल संग्रहण के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से। इसी के सामने क्या बना हुआ था? स्टेडियम होता था। इस प्रकार की चीजें मिलती है, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है ना, दर्शकों के बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं होती थी। अभी बात करेंगे स्टेडियम किस तरीके से और क्या था। चलिए साहब आगे चलते हैं, कुछ और फोटोज दिखाते हैं। ये भी आपका जल संग्रहण का बिल्कुल उसके नीचे का भाग का है ना। ये इस तरीके से अंदर देखो, उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी, जल इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है ना। जल संग्रहण के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से, है ना। जल संग्रहण, ठीक है ना। इस प्रकार से इनमें जल भर के रखा जाता था। ये देखो सूचना पट, हमने बात की ना, धोलावीरा से हमें क्या मिलता है? सूचना पट मिलता है। क्या मिलता है? सूचना पट मिलता है। ये देखिए, और अब यहां पर
जो है ना कुल 10 अक्षरों का उल्लेख मिलता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर। इस सूचना पट के ऊपर कुल कितने अक्षरों का उत्कीर्ण किए गए हैं? 10 अक्षर। धोलावीरा, धोलावीरा सूचना पट, सूचना पट। तो देखिएगा आगे जब हम बात करेंगे मेगस्थनीज की, तो मेगस्थनीज फेंकू बाबा, है ना, जब भारत आया तो उसने, बावड़े ने एक बात कही थी। क्या बात कही? कि भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, है ना। अब यदि भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं होता तो भाई धोलावीरा पे क्या उसके ताऊजी आकर के लिख के गए थे क्या? लिखा हुआ मिला है ना। ये सेंधव लिपि के 10 अक्षर हैं। सेंधव लिपि के 10 अक्षर है। ठीक है, कहां से मिलते हैं हमें? ये धोलावीरा से। कहां से? इस तरीके का पूरा ये सूचना पट था। ठीक है ना, इसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। देखो कितना है ये, 37 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है, 3 मीटर लंबा है ना, 3 मीटर लंबा है। यूं कितना है इसका? 37 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमें कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से। बात क्लियर हुई? अब ये देखो कुछ इस प्रकार के जो है चबूतरे भी मिलते हैं, है ना। यहाँ पर ये ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं कुछ इस प्रकार के। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से। ईंटें दिख रही होंगी आपको। ये इस प्रकार का एक कोई जो है पात्र भी मिला है ना, बड़ा सा विशाल का पात्र। ठीक है ना, जो कहाँ से मिला हमें? धोलावीरा से। तो ये बातें हमने की धोलावीरा की। वापस देख लीजिएगा, धोलावीरा सफेद, सुंदर, गोरा, सारी चीजें आपको याद रखना है। अब देखिएगा विशेष बात क्या? विशेष बात ये कि भाई जो चीज सुंदर है वो सुंदर है तो वो सबसे अलग होगी। यस और नो? भाई कोई चीज सुंदर है तो वो तो सबसे अलग ही दिखेगी ना। तो अब तक हमने एक बात की थी, और बात हमने क्या की? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, धोलावीरा से आपके प्रश्न बनते हैं। जो सुंदर है तो वो थोड़ा अलग दिखेगा, विशेष दिखेगा। यस और नो? अलग दिखेगा ना। तो अब तक हमने एक चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो 2 भागों में विभाजित थे। संपूर्ण सेंधव सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। ठीक है ना भाई, सुंदर है तो अलग होगा कि नहीं होगा? बस जोड़ के पढ़ना है कि सुंदर था इसलिए अलग था। कौन? धोलावीरा। कौन? धोलावीरा 2 भागों में विभाजित नहीं होकर के कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि संपूर्ण सेंधव सभ्यता में, संपूर्ण सेंधव सभ्यता में, सेंधव सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था, धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था, एकमात्र ऐसा ऐसा कैसा ऐसा स्थल था जो कि तीन भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, अब ये 3 भाग कौन कौन से? जब हमने हड़प्पा की बात करी थी, नगर विन्यास की हमने बात करी थी, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला दुर्ग टीला और फिर क्या? नगर टीला। ये तीसरा भाग आया तो मतलब बीच में आएगा मध्यमा। बीच वाला हमेशा क्या होता है? मध्य का होता है। क्या होता है? मध्य का। इसलिए 3 भाग हो गए। कौन सा? दुर्ग टीला हो गया, नगर टीला हो गया और मध्यमा हो गया। ठीक है ना, तो कौन कौन से भाग? 3 भाग। ये लो साहब, पहला तो ये वाला आपका, दूसरा ये वाला
और तीसरा ये वाला। अब ये वाला कौन सा? तो एक आपका दुर्ग टीला, पहला भाग कौन सा? दुर्ग टीला। फिर बीच वाले की हम बात करें तो मध्यमा टीला, मध्यमा टीला। मध्यमा टीला। और लास्ट वाला जो आपका था वो कौन सा था? नगर टीला। तो 3 भागों में विभाजित था ये। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नगर टीले में कौन से लोग निवास करते थे? जन सामान्य लोग, है ना, सामान्य नागरिक, सामान्य नागरिक निवास करते थे, सामान्य नागरिक निवास करते थे। कौन से टीले में? नगर टीले में। मध्यमा, मध्यमा में कौन से लोग निवास करते थे? व्यवसायिक वर्ग, एक तो व्यवसायिक वर्ग और दूसरे सरकारी कर्मचारी, सरकारी या हम बोल देते हैं प्रशासनिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी। ठीक है, जो छोटे कर्मचारी होते थे प्रशासन से संबंधित। और दुर्ग टीले में प्रशासक वर्ग, कौन सा वर्ग? प्रशासक वर्ग या प्रशासनिक वर्ग जो था वो कहां पर निवास करता था? दुर्ग टीले में। कहां निवास करता था? दुर्ग टीले में। तो ये इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित था हमारा कौन सा? धोलावीरा। ठीक है, आगे बात समझ में। दुर्ग टीला, मध्यमा में व्यवसायिक वर्ग या वाणिज्यिक वर्ग या इसके साथ में सरकारी जो छोटे अधिकारी होते थे प्रशासनिक वर्ग से संबंधित, ये सारे के सारे यहाँ मध्यमा में निवास करते थे। नगर टीला में जन सामान्य जो नागरिक होते थे वो सारे के सारे कहाँ पर निवास करते थे? नगर टीले में। तो संपूर्ण सैंधव सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल है कौन सा? धोलावीरा, जो कि 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो हमने बात कर ली है, बहुत अच्छे से डिटेल से हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। क्लियर हुआ आप लोगों का? आगे चले, चलिए अब देखिएगा कुछ विशेष बातें। और विशेष बातें कौन कौन सी? दोस्तों यदि हम बात करें भारत में, हम बात करें भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल यदि हम बात करें तो 2 हैं, एक तो धोलावीरा, दूसरा कौन सा? राखीगढ़ी। ठीक है ना, तो सब नंबर 1 पे कौन सा आता है आपका? धोलावीरा। भारत में खोजे गए स्थलों में सबसे बड़े स्थल माने जाते हैं 2, कौन कौन से? धोलावीरा, राखीगढ़ी, उसके बाद कालीबंगा। इसलिए तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। और इतिहासकार यहाँ पर ये वर्णन करते हैं कि भारत में जितने भी जो नगर थे इन नगरों में धोलावीरा और राखीगढ़ी संभवतः राजधानी क्षेत्र रहे होंगे भारत के स्थलों में। हम बात अभी भारत के स्थलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे की यदि हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, संपूर्ण सैंधव सभ्यता एशिया महाद्वीप में जो मिली है। अब एशिया महाद्वीप में इसलिए यहाँ पर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि सैंधव सभ्यता जो है वस्तुतः मूलतः 3 देशों से प्राप्त हुई है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के 3 देश हैं ये, ठीक है। यदि संपूर्ण एशिया महाद्वीप उपमहाद्वीप की बात करें या महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो नगर, एक व्यापक रूप में नगर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा नगर आपका आता है, वो आता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। जन घनत्व के आधार पर बात कर रहा हूं मैं, है ना। बड़े नगरों में माना जाता था कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद में हड़प्पा, हड़प्पा के बाद में नंबर 3 पे आता था गनेड़ीवाल। ये गनेड़ीवाल भी पाकिस्तान का है। नंबर 4 पे धोलावीरा, नंबर 5 पे राखीगढ़ी, नंबर 6 पे आपका कालीबंगा। एक बड़े नगरों के नियोजन के रूप में बात करें, जन घनत्व के आधार पर यदि हम बात करते हैं, तब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ये प्रमुख 6 बड़े नगर माने गए हैं, ठीक है। लेकिन इसी चीज को हम यदि बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, भाई एरिया वाइज,
एरिया किनका ज्यादा बड़ा था? तो एरिया में यदि हम बात करें तो नंबर 3 पे जिसकी हमने बात करी थी उसको नंबर 1 पे ला करके बिठा देंगे तो आपका ये कर्म व्यवस्थित। नंबर 3 पे हमने किसकी बात करी थी? घनेड़ीवाल। तो घनेड़ीवाल आगे आ जाएगा और मोहनजोदड़ो उसकी जगह चला जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूं कैसे। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि भारत में धोलावीरा, भारत में धोलावीरा वे राखीगढ़ी धोलावीरा वे राखीगढ़ी दो सबसे बड़े नगर माने गए, सबसे बड़े नगर माने गए हैं। ठीक है, यह दोनों नगर संभावत है राजधानी क्षेत्र रहे होंगे, राजधानी रहे होंगे। पहली चीज। तीसरा बड़ा नगर कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में, संपूर्ण सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े नगर क्रमशः नंबर 1 आपका आता है मोहनजोदड़ो, मोहनजो और दड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद नंबर 2 पे आता है आपका हड़प्पा, हड़प्पा के बाद नंबर 3 पे आपका आता है गनेड़ीवाल, नंबर 4 पे आपका आता है धोलावीरा, धोलावीरा। नंबर 5 पे आपका आता है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और नंबर 6 पे आपका आता है कालीबंगा, कालीबंगा। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में, ध्यान से सुनेगा, ये प्रश्न बनता है यहां से। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में यदि हम सबसे बड़े नगरों की बात करें क्रम के रूप में, तो सबसे बड़ा नगर आता है आपका मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद में हड़प्पा, उसके बाद में घनेड़ीवाल, उसके बाद धोलावीरा, उसके बाद राखीगढ़ी और उसके बाद कालीबंगा। ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं, ये तीनों क्षेत्र कहां पर है आपके? भारत में। ये तीनों क्षेत्र आपके कहां पर हैं? भारत में है। ये तीनों क्षेत्र आपके कहां पर हैं? भारत के 3 बड़े नगरों के नाम बताइए सिंधुकालीन, तो धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है। पाकिस्तान के 3 बड़े नगरों के नाम बताइए, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेड़ीवाल। ठीक है ना। ये आपके सारे के सारे क्षेत्र कहां पर है? पाकिस्तान में। ये सारे के सारे क्षेत्र आपके कहां पर है? पाकिस्तान में। क्लियर है बात? अब यदि हम बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से
ये बात जो हमने की है ना, ये हम इसको बहुत बोल सकते हैं कि जनघनत्व के आधार पर। किस आधार पर? जनघनत्व के आधार पर। जन घनत्व के आधार पर लोगों की बसावट समझते हो ना भाई? बसावट के आधार पर तो सबसे बड़े नगर कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है, लेकिन अब यदि हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है, तो कुछ नहीं करना, 3 नंबर को 1 नंबर पे ला करके बिठा दो और 1 नंबर को 3 नंबर पे ला के बिठा दो, बाकी सारा सेम रहेगा। समझ रहे हो आप? इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, किसकी? 1 की 3 के, 3 की 1 के। कब? जब बात आए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण की, तब। ठीक है, बात क्लियर है ना? समझ गए आप? 3 वाले को नंबर 1 पे लाना है, तो 3 वाले को नंबर 1 पे लाओगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? गनेड़ीवाल। ये लो साहब, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? गनेड़ीवाल, पाकिस्तान में। गदेड़ीवाल नहीं, गनेड़ीवाल। ठीक है ना? ग न है ये, ठीक है ना? गनेड़ीवाल। उसके बाद में मैंने कहा एज इट इज, जैसे है वैसे के वैसे छाप दो, है ना? गनेड़ीवाल के बाद में आप किसको लेके आओगे? हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और उसके बाद में एज इट इज वही वाला क्रम रहने वाला है। कौन सा? धोलावीरा। धोलावीरा। धोलावीरा के बाद में आपका राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी के बाद में कालीबंगा। राखीगढ़ी के बाद में आपका क्या है? कालीबंगा। ये लो साहब, ये यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान से सुन लेना आपको इसको। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पहले गनेड़ीवाल आ जाएगा, फिर हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। यदि संपूर्ण सैंधव सभ्यता में बसावट के आधार पर या जनघनत्व के आधार पर बात करते हैं तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर गनेड़ीवाल, ये तीनों पाकिस्तान के। भारत में धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ये सारे के सारे स्थल जो हैं ये हमारे भारत के स्थल थे। कहाँ के स्थल थे? भारत के। बात क्लियर हो गई ना? धोलावीरा की हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है धोलावीरा के दृष्टिकोण से। चलिए अगले स्थल की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला स्थल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उसका नाम क्या है? स्थल का नाम है राखीगढ़ी। स्थल का नाम क्या है? राखीगढ़ी। अब देखिएगा इस राखीगढ़ी में शब्द क्या याद रखेंगे। अब तक हमने कोई ना कोई एक शब्द को पकड़ा है और उस शब्द को पकड़ करके लेकर के चले हम लोग। राखीगढ़ी में शब्द याद रखना आपको, राखी। क्या क्या शब्द याद रखेंगे? राखी। इस भारतीय इतिहास की यदि मैं बात करता हूं तो राखी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राखीगढ़ी शब्द आपके लिए सब, राखीगढ़ी में राखी शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? इस राखी का विशेष महत्व रहा है भारत में। कैसे? क्योंकि एक हिंदू राजपूत रानी ने एक मुगल
शासक को राखी भेजी थी? आप लोगों को याद आ रहा होगा, तुरंत प्रभाव से क्लिक कर गया होगा कि हिंदू राजपूत रानी कर्मावती, उसी का नाम करेमती मिलता है ना, उसी का नाम करमती मिलता है, कर्मावती, ठीक है ना। इस कर्मावती ने राणा सांगा की पत्नी है कर्मावती, इन कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी जब बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाला था, याद है ना, 1532-33 के आसपास, 1534 मूल थे, है ना। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से याद रखना है कि उस समय सहायता मांगी थी, राखी भेजी थी हिंदू रानी ने, ठीक है। हमें भी राखी भेजनी है, किसको भेजनी है? मुगल को भेजनी है। किसको भेजनी है? मुगल को भेजनी है। और वो मुगल साहब कहाँ पर रहते हैं? तो मुगल साहब हरियाणा में रहते हैं। तो राखी कड़ी हमें भेजनी है मुगल को, किसको? रफीक मुगल को, रफीक मुगल को। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, राखी गढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी? रफीक मुगल के द्वारा। किसके द्वारा? रफीक मुगल के द्वारा। और मैंने कहा ना कि मुगल साहब कहां पर? हरियाणा में। तो राखी गढ़ी आपकी कहां पर? हरियाणा में। ये भी हरियाणा का हिसार जिला ही माना जाता है, ठीक है ना। कई जगह आपको मिलता है फतेहाबाद, है ना, कई जगह आपको जींद भी मिलता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चीजें इधर उधर है। मूलतः हरियाणा जिला याद रखो आप, तो ठीक है ना। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है? एक तो हरियाणा में है। रफीक मुगल ने इसकी क्या की है? खोज। अब राखी गढ़ी का खोज का समय जो है ना, वो वस्तुतः कई पुस्तकों में तो मिलता है और कई जगह पुस्तकों में मिलता नहीं है, क्योंकि जो है अलग अलग सन मिलता है। कई जगह 1991 दे रखा है, कई जगह 1993 दे रखा है, कई जगह 94 दे रखा है, मतलब मनमर्जी से चीज़ें की हुई है। लेकिन इसका उत्खनन का उल्लेख जरूर मिलता है। कैसे, क्या, अभी बात करेंगे। मैंने अभी अभी आपको कहा कि हमने साहब हमें भी क्या भेजनी है? राखी भेजनी है। और राखी किसको भेजनी है? रफीक मुगल को भेजनी है। किसको भेजनी है? रफीक मुगल को भेजनी है, ठीक है ना। राखी भेज दी, क्या भेज दी है? राखी भेज दी। अब जब जब हम राखी भेजते हैं या फिर बहना राखी बांधती, तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, गिफ्ट मिलता है भाई। बहन के लिए तो वही सब कुछ होता है। हाँ ये बात है कि भाई अपने जैसे होते हैं निकम्मे, है ना, दे करके या तो वापस ले लेंगे पटापटो के लिए। बहन बड़ी बड़ी भोली होती है, बेचारी सीधी होती है ना, प्यार भी बहुत करती है भाई से, है ना। तो खैर, तो अब यहाँ पर भी तो इस रफीक मुगल को हमने भेजी है, राखी भेजी, तो इसका भी तो कोई फर्ज बनता ना गिफ्ट। लेकिन जैसे ही हमें गिफ्ट मिलता है, बहना को जब गिफ्ट मिलता है ना, तो बहना को बाहुबली से कम फीलिंग आती है क्या? यस और नो? बाहुबली से कम फीलिंग आती है क्या? बाहुबली तो बोले तो कौन बोलता ना कि मैं अमरिंद्र नाथ बाहुबली, है ना। तो इसका मतलब देखो, बहना को बाहुबली वाली फीलिंग आई। बाहुबली से आपको याद रखेंगे ना, क्योंकि मूवी आप सब लोग देखते हैं, मुझे पता है, याद है, आपके दिमाग में छपी हुई है अमरिंद्र नाथ बाहुबली, ठीक है ना। तो उत्खनन, क्या चीज? उत्खनन। उत्खनन 1997-98 के दौरान किसके द्वारा? अमरेंद्र नाथ बाहुबली के द्वारा। अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ बाहुबली तो आपको याद करने के लिए करवाया था, खैर अमरेंद्र नाथ के द्वारा, ठीक है ना। और अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसका क्या करवाया गया? उत्खनन। अब देखो इस राखी में बीच में सूरज सा प्रतीत हो रहा है ना, सूरज जैसा, तो इसलिए अमरेंद्र नाथ के साथ में याद रखना डॉक्टर सूरजभान के द्वारा भी, है ना, सूरजभान, डॉक्टर सूरजभान, अमरेंद्र नाथ। और बाद में 2000 के बाद में जो है सूरजभान ने भी, डॉक्टर सूरजभान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हरियाणा विश्वविद्यालय, ठीक है, वहाँ पर, और डॉक्टर सूरजभान ने भी इसका कुछ क्या करवाया है? उत्खनन करवाया। क्या करवाया है? उत्खनन करवाया। आगे बात समझे। विशेष रूप से यदि हम बात करें तो मैंने कहा ना कि बहना को क्या मिला गिफ्ट में? इनाम में क्या मिला था? रुपया। रुपये देते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, ताकि बाद में पटापटो के वापस भी ले लेते हैं निकम्मे भाई, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, लघु मुद्रा, क्या चीज? लघु मुद्रा। यहां से
मातृदेवी अंकित, मातृदेवी अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है, लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, ये विशेष स्मरणीय तथ्य है आपके लिए। कौन सा? राखी गढ़ी वाला। कौन सा? राखी गढ़ी। अब यहां पर कुछ चीजें और आपको ध्यान रखना है। राखी गढ़ी में हाल ही में अभी कुछ समय पहले लगभग 2015-16 के आसपास, 2015-16 के आसपास राखी गढ़ी और कुनाल भी हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर एक बार पुनः व्यापक रूप से उत्खनन प्रारंभ किया है दोस्तों। और इस उत्खनन के दौरान कुछ मृद भांड मिले हैं, है ना। और इन मृद भांडों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मृद भांड है ये लगभग 5000 से 6000 7000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ठीक है, यदि ऐसा प्रामाणिक हो जाता है, ऐसा साबित हो जाता है, अंतिम रूप से ऐसा प्रूफ हो जाता है, तो संपूर्ण सैंधव सभ्यता इस संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता बन जाएगी। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही लिखवा चुका, वापस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ बस। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली राखी गढ़ी की। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण जो स्थल थे, ये सारे के सारे हम लोग बात कर चुके हैं, बात पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ विशेष स्मरणीय अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हमने जब हरियाणा के स्थलों की, अन्य स्थलों की बात करी थी, तब आपके सामने मैंने कुनाल नामक स्थान की बात करी थी। किसकी बात करी थी? कुनाल की। तो जब भी आपको कुनाल मिले ना, जब भी आपको क्या मिले? कुनाल मिले, इस कुनाल को चांदी के 2 मुकुट पहना देना। कुनाल को क्या पहनाओगे? चांदी के 2 मुकुट। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य, चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कुनाल से। तो दोस्तों याद रखिएगा, चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कुनाल से। पहली बात। अब इस कुनाल में एक चीज और याद रखना है कि कुनाल हरियाणा में है। पहली बात तो हरियाणा में स्थित है, और कुनाल से हाल ही में कुछ मृद भांड मिले हैं, कुछ मृद भांड मिले हैं, जो कि लगभग 6 से 7 हजार ईसा पूर्व के माने गए हैं। ठीक है, यदि ऐसा प्रामाणिक रूप से साबित हो जाता है, ठीक है,
यदि यह प्रामाणिक हो जाता है तो सेंधव सभ्यता सेंधव सभ्यता इस संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता बन जाएगी, सबसे प्राचीनतम सभ्यता बन जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ। दूसरी चीज, हरियाणा के ही भर्राना नामक स्थान से हाल ही में स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूसरी विशेष बात दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण सेंधव सभ्यता में किसी भी प्रकार के लोहे के साक्ष्य नहीं मिले, तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि सेंधव सभ्यता के लोग तलवार से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे, ये याद रखना ये चीजें। ठीक है ना, तो सेंधव सभ्यता के लोग सेंधव सभ्यता के लोग तलवार से अपरिचित थे। ठीक है, दूसरी चीज कि लोह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और लोह के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना है कि किसी भी प्रकार के वर्ग संघर्ष के साक्ष्य भी नहीं। ठीक है, और वर्ग संघर्ष के साक्ष्य नहीं थे, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि सेंधव सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे। कैसे थे? शांति प्रिय थे। वर्ग संघर्ष का किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलता है, तलवार का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में, कोई ऐसा हथियार के साक्ष्य हमें वहां से नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगली बात कि संपूर्ण सेंधव सभ्यता में, वेरी मोस्ट पॉइंट है ये, याद रखिएगा, संपूर्ण सेंधव सभ्यता में स्पष्ट रूप से कहीं से भी किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल और केवल मातृदेवी की मूर्तियां ही मिली है, मातृदेवी की मृण मूर्तियां, मातृदेवी की क्या मिली है? मृण मूर्तियां। संपूर्ण सेंधव सभ्यता से स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। संपूर्ण सेंधव सभ्यता से सेंधव सभ्यता से किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, दूसरी चीज, केवल मातृदेवी की
मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां ही प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके साथ याद रखना कि घोड़े से भी अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे। ठीक है, रोजदी नामक स्थान से, रोजदी, रोजदी कहां पर है? गुजरात में है, रोजदी गुजरात से हाथी के साक्ष्य मिलते हैं, हाथी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, दूसरा, एक इतिहासविद थे जिनका नाम था R.L. डायसन। क्या नाम था? R.L. डायसन ने सूतकांगेडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था, इस पश्चिमी छोर को सैन्य चौकी कहा है। क्या कहा है? सैन्य चौकी। तो R.L. डायसन ने, R.L. डायसन ने सूतकांगेडोर को सूतकांगेडोर को सैन्य चौकी, सैन्य चौकी बताया है। आगे बात समझ में। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आप लोगों को कुछ बता दिए। बरहाना वाली हमने बात कर ली है, ठीक है, कुनाल की हमने बात कर ली है, रोजदी की हमने बात कर ली है, गुजरात का क्षेत्र है जहाँ से हाथी के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? हाथी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। घोड़े से अपरिचित थे, तलवार से अपरिचित थे। हालांकि घोड़े के साक्ष्य मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने आपको कहा कि घोड़े के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से, लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से जो है क्या मिलते हैं? दांत। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि आग में पकाई हुई मृण मूर्तियों को, मृण मूर्तियों को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा कहा जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? आग में यदि मृण मूर्तियों को जो है पका दिया जाए तो वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। क्या कहलाती है? टेराकोटा। ठीक है, एक चीज आपने, हमने वैसे तो बात कर ली है कि प्रथम बंदरगाह, प्रथम ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह का निर्माण किसके द्वारा? लोथल के निवासियों के द्वारा किया गया था। लोथल के निवासियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें,
खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आह्लादित रहें और आपके परिवार को इस संसार की संपूर्ण जात अजात खुशियाँ प्राप्त हों। ईश्वर आप सभी को जल्द से जल्द सफलता प्रदान करे। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ और हम महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।